Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। 4th क्लासेस में अभी तक करा चुकी हूँ। आज आप लोगों की यहाँ पर 5th क्लास होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के कराए जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन पेपर अभी तक हुए हैं 2011 से 2024 तक सारे ही क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और देखिए यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, और जो एनसीईआरटी के नोट्स हैं वो भी आप लोगों के साथ साथ रिवाइज होते रहेंगे। ठीक है, और देखिए एनसीईआरटी की जो क्लासेस हैं वो भी आप लोगों की मेरे चैनल पर चल रही है, तो ये क्लासेस भी ज़रूर देखिए, काफ़ी बेनिफिशियल होंगी आप लोगों के एग्जाम के लिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। तो देखिए प्राकृतिक वनस्पति जो मिलती है, सीमित प्राकृतिक वनस्पति, वो कौन से रीजन में मिलती है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मिलती है, टुंड्रा क्षेत्र में मिलती है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र में मिलती है, फिर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मिलती है। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर 2, टुंड्रा क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सीमित मात्रा में ही प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों ए और आर के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए कथन ए दिया गया है, महासागर का जल जो होता है वो लवणीय और खारा होता है। देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है यहाँ पर कि जो महासागर का जल होता है वो कैसा होता है? लवणीय होता है और कैसा होता है? खारा होता है। ठीक है, कारण दिया गया है ऐसा क्यों होता है? महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं। तो देखिए ये पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि देखिए महासागरीय जो जल होता है उसमें बड़ी मात्रा में लवण पाए जाते हैं, और उसकी वजह से ही जो महासागर का पानी होता है वो कैसा हो जाता है? खारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज हैं। देखिए 2 प्रकार की परपटी पाई जाती हैं, कौन कौन सी होती है? तो देखिए जो पृथ्वी की भूपरपटी है उसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहली जो होती है वो होती है महासागरीय। ठीक है, कौन सी होती है? महासागरीय। और जो सेकंड होती है वो कौन सी होती है? वो होती है महाद्वीपीय। ठीक है, कौन सी हो जाती है? महाद्वीपीय। देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं महासागरीय परपटी की। तो देखिए जो महासागरीय परपटी होती है इसके जो मुख्य खनिज होते हैं वो होता है सिलिका और मैग्नीशियम। क्या होते हैं? सिलिका और मैग्नीशियम। केवल ए और सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और देखिए अगर हम बात करें महाद्वीपीय, ठीक है, अगर यहाँ पर आता महाद्वीपीय परपटी, तो महाद्वीपीय परपटी के जो मुख्य खनिज होते हैं वो होते हैं सिलिका और एल्यूमिना। ठीक है, क्या हो जाते हैं? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। तो देखिए 2 यहाँ पर हैं, महासागरीय और महाद्वीपीय। तो दोनों को आप लोगों को याद रखना है। महासागरीय पूछेंगे तो सिलिका और मैग्नीशियम, जिसको हम सीमे कहते हैं। ठीक है, जिसको हम सीमे कहते हैं। और अगर महाद्वीपीय पूछता है तो उसमें क्या आ जाता है आपका? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, जिसको हम Cl कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार आप लोगों का पूछा जाता है, जो सदाबहार वन होते हैं। एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया, वहाँ उसे बांज, ऐश, बीज के पेड़ और फिजिड, मोनाल पक्षी मिले। उसने निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया? तो देखिए बांज, ऐश और बीज के जो पेड़ हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? तो वो कौन से वनों में पाए जाते हैं? तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शीतोष्ण पर्णपाती वन। किस में पाए जाते हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए जब ऐसा स्थान जहाँ पर कोई एक नदी किसी अन्य जलराशि के साथ मिलती है तो उसको बोला जाता है नदी मुहाना। क्या कहा जाता है? नदी मुहाना। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पवन के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? देखिए बात करें हम किसकी? पवन के निक्षेपण की। तो पवन के निक्षेपण को क्या कहते हैं? लोएस कहते हैं, शत्रक शैल कहते हैं, हिमोड़ कहते हैं, या फिर स्टेक कहते हैं। तो देखिए जो पवन के निक्षेपण हैं उनको क्या कहा जाता है? तो वो होते हैं लोएस। क्या बोलते हैं उनको? लोएस। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही
हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस देखिए मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स में कराए हुए हैं, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं जो आप लोगों को मैंने कराए हैं, तो ये नोट्स ज़रूर देखिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी आप लोगों को एग्जाम में। और देखिए जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि नोट्स यहाँ पर किस तरीके से आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इस नोट्स के बाहर आप लोगों को मिले। ठीक है, हर चीज़ को देख करके मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हों। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती थी वही मैंने आप लोगों को यहाँ पर कराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, निम्न सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। तो देखिए यहाँ पर इस विशेषता को पढ़ के आप लोगों को बताना है कि ये कौन से वनों के प्रकार हैं। तो देखिए ए यहाँ पर है, ये वन सघन है और यहाँ साल भर वर्षा होती है। देखिए जब बात हो जाती है वर्षा की, यहाँ पर क्या हो रही है, सालों भर वर्षा हो रही है। ठीक है, रोजवुड, आबनूस, महोगनी, इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। ये वन भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा जो पॉइंट है वो सही हो जाता है। तो देखिए जहाँ पर जो वन होते हैं वो क्या होते हैं, सघन होते हैं, और जहाँ पर वर्षा, साल भर वर्षा होती है तो याद रखना वहाँ पर हरे भरे पौधे ही आप लोगों को मिलेंगे। और हरे भरे पौधे से मतलब क्या हो जाएगा आप लोगों का, सदाबहार वन। कौन से, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, सीढ़ी नुमा खेती में ज़मीन के छोटे टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि फसल को कीटों से बचाया जा सके, पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे, खाद बह ना जाए, फसलों के बीच अंतर रखा जा सके। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही होगा। तो देखिए जो सीढ़ी नुमा खेती होती है उसमें जो टुकड़े होते हैं उनको किनारों से ऊपर उठा दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है, जिससे कि पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे। किस लिए करते हैं, जिससे कि जो पानी है वो टुकड़ों के भीतर रुका रहे। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं। देखिए ये जो तीनों देश यहाँ पर दिए गए हैं, इनके अंदर देखिए ये कौन से खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं, उसके उत्पादक देश हैं शीशा, टिन, निकेल या फिर जस्ता। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो खनिज इन देशों में पाया जाता है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो होता है टिन। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, सतत विकास का अर्थ क्या है। तो देखिए सतत विकास कैसे होता है, मुख्यतः नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का सीमित उपयोग, अपनी संतानों व संबंधियों के लिए संसाधनों का बचाव, सभी तरीके के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना और भविष्य के लिए बचाना। अब देखिए एक ही चीज़ आप लोगों को, मतलब हर एक चीज़ आप लोगों को एक ही ऑप्शन में मिल गई है, तो वो कौन सा सही हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि देखिए यहाँ पर संरक्षण भी करना है, आवश्यकता अनुसार उपयोग भी करना है और भविष्य के लिए बचाना भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं जहां के कर्मचारी नियमित होते हैं, जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है, जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हुई हैं, जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट हो जाएगा जो आप लोगों का सही है। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या होगा, देखिए जहाँ के कर्मचारी क्या हों, नियमित होते हैं, बिल्कुल सही पॉइंट है यहाँ पर कि जहाँ के कर्मचारी क्या होते हैं, नियमित होते हैं, वहाँ पर पक्की दुकानें मानी जाती हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट जो हो जाएगा वो क्या है, तो देखिए जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो दुकानें 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हुई हैं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए पक्की दुकान वही होती है, मान लीजिए कोई दुकान 1 महीने पहले खुली है, वो भी पक्की दुकान कही जाएगी। ठीक है, जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती है, तो देखिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो पक्की दुकानें हैं वो छोटे शहरों में मिल सकती हैं, बड़े शहरों में भी मिल सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन से पॉइंट सही हैं, केवल ए और बी ही क्या होगा यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नगर निगम में चुने गए सदस्यों को क्या कहा जाता है। तो देखिए जो सदस्य नगर निगम में चुने गए होते हैं उनको सीनेटर कहते हैं, प्रतिनिधि कहते हैं, अधिशासी कहते हैं या फिर पार्षद कहा जाता है। तो देखिए नगर निगम द्वारा जो चुने गए सदस्य होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं पार्षद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है। तो देखिए जो मुख्यमंत्री होता है उसको कौन नियुक्त करता है, ना तो प्रधानमंत्री करते हैं, ना ही राष्ट्रपति करते हैं और ना ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा, तो वो है ऑप्शन नंबर
3 राज्यपाल। ठीक है, जो मुख्यमंत्री होता है और अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति जो करते हैं वो होते हैं गवर्नर, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प को चुनें। कथन ए दिया गया है, कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है, जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या तक कर ली है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही है कि जो विपदा का मुख्य कारण बन गया है वो क्या है कि बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो बोझ में दब करके आत्महत्या कर लेते हैं। तो देखिए ए कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेकंड दिया गया है, छोटे किसानों को बीज, खाद और कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से कर्जा लेना पड़ता है, जिसे कई बार किसान चुका नहीं पाते। तो देखिए ये पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। दोनों ही पॉइंट क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा कि देखिए वो कर्जा लेते हैं और उस कर्ज को जब वो नहीं चुका पाते और उसी की वजह से वो क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो देखिए ए की आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? बेकार श्रम को, अनियमित श्रम को, दिहाड़ी को या फिर असंगठित को? तो देखिए यहाँ पर जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है वो बेकार है, जिसको हम बोलते हैं बॉन्डेड। ठीक है, तो यहाँ पर जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है वो है केवल ए। यहाँ पर ये जो है जो अनियमित होते हैं, दिहाड़ी पर होते हैं, असंगठित होते हैं, इन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, वो है केवल ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह क्या है? तो देखिए एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह है समुदायों की बड़ी संख्या, सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा, रियासतों को तुष्ट करना या फिर ब्रिटिश शासन के समय व्यवस्था की अच्छी जानकारी। तो देखिए कौन सा पॉइंट हो जाएगा जो यहाँ पर सही है? तो देखिए सरकार के एक से अधिक स्तर होने की जो सबसे बड़ी मुख्य वजह है वो है समुदायों की बड़ी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए या फिर संतुष्ट करने के लिए, अच्छी जानकारी के लिए, यहाँ पर तीनों पॉइंट क्या हैं, गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए पॉइंट दिया गया है, लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? बी पॉइंट है, लड़कियाँ फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं। सी पॉइंट है, लड़कियाँ सौम्य और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं। डी दिया गया है, लड़के दबंग और उग्र होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा कथन ऐसा है जो रूढ़िवादिता को पोषित कर रहा है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए पॉइंट साफ साफ दिखा रहा है, तुलना कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर तो रूढ़िवादिता है, ए पॉइंट बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखिए लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी हैं, यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा है। लड़कियां सौम्य और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं। तो देखिए यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, रूढ़िवादिता स्टीरियोटाइप है। सी भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। लड़के दबंग और उग्र होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, लड़के होते हैं लेकिन लड़कियाँ क्या होती हैं, नम्र होती हैं। तो देखिए यहाँ पर डी भी क्या हो जाएगा, ये भी रूढ़िवादिता को पोषित कर रहा है। तो देखिए 3 पॉइंट सही हैं यहाँ पर, ए, सी और डी। बी पॉइंट ऐसा है जो यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से कौन से भारत की संसद बनाते हैं? राज्यसभा बनाती है, लोकसभा बनाती है, राज्य विधानसभा बनाती है या फिर राष्ट्रपति बनाते हैं? तो देखिए कौन सा पॉइंट हो जाएगा जो यहाँ पर सही है? तो देखिए ए, बी और डी तीनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही हैं। जो संसद बनाते हैं कौन सा नहीं है, तो वो है विधानसभा। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति जो है ये भारत की संसद बनाते हैं। जो गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को क्या चाहिए? तो देखिए प्रभुत्वशाली धर्म को अन्य धर्मों को अपने तहत लाने के लिए प्रोत्साहित या फिर प्रेरित करना, राष्ट्र निर्माण के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना, किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना, देश में धार्मिक संघर्ष विवाद में हस्तक्षेप नहीं करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही होगा? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार अगर हम धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करें तो उसको क्या चाहिए, किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 कि किसी भी एक धर्म को आप लोगों को समर्थन नहीं देना है, सारे धर्मों को क्या करना है, आप लोगों को एक समान मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा सही हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर सारे ही क्या हैं, गलत हैं कि अन्य धर्मों को अपने तहत लाने के लिए प्रोत्साहित करें, इसके अलावा धार्मिक विवाद में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर गलत हो जाएंगे। जो सही है वो है ऑप्शन नंबर
3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, निम्न में से कौन सा इस वाक्य की बेहतर व्याख्या करता है। देखिए ए पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है, अगर हम निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो हम उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। बी पॉइंट दिया गया है, ऊपरी अदालतों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है। देखिए बाध्यकारी होते हैं लेकिन यहाँ पर लिखा गया नहीं है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। तो केवल ए ही पॉइंट यहाँ पर क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी समुदाय के घेटोजाइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है, तो देखिए इसका नतीजा क्या होता है, उसका बाकी समाज से अलगाव, उसकी संस्कृति का विविधीकरण, अल्पसंख्यकों का संरक्षण या फिर उनका सामाजिक सशक्तिकरण। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट हो जाएगा, सो सही है। तो देखिए जो घेटोजाइजेशन होता है इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो इसकी जो प्रक्रिया है उसका बाकी समाज से अलगाव। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्न में से क्या एक कदम है। तो देखिए इनमें से कौन सा है जो यहाँ पर सही होगा। फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का तय किया जाना, ठेलों को सड़कों पर प्रतिबंधित करना, छोटी दुकानों को ठेलों की जगह स्थान देना, ठेलों और फुटपाथ पर सामान बेचने पर स्थानीय सरकार द्वारा कर लगाना। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का तय किया जाना। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर एक सही कदम हो जाएगा। इसके अलावा प्रतिबंधित करना या फिर जो दुकानें पहले से ही हैं उनकी जगह दे देना, ठीक है, कर लगाना, ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुनें। देखिए ए पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, उसे विद्यार्थियों का गतिविधियों और परियोजनाओं के साथ मनोरंजन करना चाहिए। देखिए उसे विद्यार्थियों का गतिविधियों और परियोजना के साथ मनोरंजन करना चाहिए। सेकंड दिया गया है, उसे एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों के ज्ञान में खुद को सूचित रखती हो। थर्ड दिया गया है, शिक्षार्थियों को उनके दैनिक जीवन और स्कूली जीवन में संबंध स्थापित करने में मदद करे। और डी पॉइंट दिया गया है, शिक्षार्थियों के लिए नतीजा आधारित कक्षा वातावरण सुनिश्चित करे। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात की गई है किस चीज़ की, सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए उसे विद्यार्थियों का गतिविधियों और परियोजना के साथ मनोरंजन, देखिए यहाँ पर मनोरंजन बच्चों का एंटरटेनमेंट की बात नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए एक तो बी सही हो जाएगा, उसे एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों के ज्ञान से खुद को सूचित रखती हो। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर शिक्षार्थियों को उनके दैनिक जीवन और स्कूली जीवन में संबंध स्थापित करने में मदद करे, ये पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए लास्ट जो है, शिक्षार्थियों के लिए नतीजा आधारित, केवल नतीजा आधारित वातावरण सुनिश्चित करे, ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर केवल बी और सी ही पॉइंट क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कक्षा में जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करते समय शिक्षक को निम्न में से किन पर अधिक केंद्रण करना चाहिए। ए पॉइंट दिया गया है, चूंकि घर का कार्य का मूल्य नहीं चुकाया जाता इसीलिए उसे उत्पादक कार्य नहीं माना जाना चाहिए। लैंगिकता के मुद्दे सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के लिए होते हैं, यह दर्शाने के लिए कि समाजीकरण हर जगह एक जैसा नहीं होता, केस स्टडी का प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही होगा। तो देखिए जो बात हो रही है यहाँ पर जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करने की, तो देखिए घर का कार्य का मूल्य नहीं चुकाया जाता इसीलिए इसे उत्पादक कार्य नहीं माना जाना चाहिए। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर गलत है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं हम जेंडर भूमिका की, इसके अलावा लैंगिकता के मुद्दे सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के लिए होते हैं, तो देखिए ये भी यहाँ पर गलत है, केवल महिलाओं और लड़कियों के लिए नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, यह दर्शाने के लिए कि समाजीकरण हर जगह एक जैसा नहीं होता, केस स्टडी, देखिए केस स्टडी की यहाँ पर बात हुई है, पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, केवल ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा करना चाहती है, निम्न में से कौन से उदाहरण चर्चा के लिए उपयुक्त होंगे। देखिए ए पॉइंट दिया गया है, डॉक्टर बी भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव, ओम प्रकाश वाल्मीकि पुस्तक जूठन,
भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया, यहाँ पर भेदभाव का कोई विषय नहीं है, ठीक है। बात कहाँ पर हो रही है, देखिए जो भेदभाव की चर्चा है वो फर्स्ट ऑप्शन और बी दोनों के दोनों यहाँ पर ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों ही सही हैं। क्योंकि देखिए जो भीमराव अंबेडकर है, इनके बचपन के जो अनुभव है वो भेदभाव से बिल्कुल लिंक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक है जूठन, इसमें भी क्या है, भेदभाव के विषय पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो ये 2 उदाहरण बिल्कुल सही हैं। भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया में भेदभाव विषय पर ऐसी कोई चर्चा हम नहीं कर सकते, तो यहाँ पर सी पॉइंट गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका पर निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए पॉइंट है, किसी आर्थिक और सामाजिक मुद्दे पर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बहुल दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ए पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है कि बहुल मतलब बहुत सारे दृष्टिकोण पर उसको समझ होनी चाहिए। कारण दिया गया है, गरीबी और जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दों की कई तरीकों से व्याख्या करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो देखिए ये पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये सामाजिक मुद्दे होते हैं। गरीबी, जातिगत भेदभाव, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको कई तरीके से हमें व्याख्या करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या हैं, बिल्कुल सही हैं और ए की जो आर है वो सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करते हैं। तो देखिए अनुप्रयोग पहलू का आकलन कौन से करते हैं। 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। देखिए संज्ञानात्मक प्रक्रिया की बात यहाँ पर हो रही है। 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, ये सही होगा। या फिर आर्थिक गतिविधियों और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच अंतर लिखिए और उपयुक्त उदाहरण दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब आप विद्रोह के कारण बताएंगे तो आप 1 वर्ड में इसका आंसर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यूज़ हो रहा है कॉग्निटिव प्रोसेस आप लोगों का, तो यहाँ पर बी पॉइंट जो होगा वो सही हो जाएगा। इसके अलावा प्रत्यक्ष क्या है, उदाहरण दीजिए। देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल सही है। दक्षिण एशिया में कई देश में शासन के संघीय तंत्र नहीं है, इसकी व्याख्या करनी। देखिए जहाँ पर आप लोगों को व्याख्या करनी है, फिर उदाहरण प्रस्तुत करने, ये पॉइंट क्या हो जाते हैं, यहाँ पर आप अनुप्रयोग करने का पहलू यूज़ करेंगे, ठीक है। आकलन करते हैं तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन कौन सा करता है, तो वो है बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। केवल ए जो है वो यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा गया है 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, तो ये कारण आप लोग बता देंगे। यहाँ पर कोई भी अनुप्रयोग यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा बी, सी और डी पॉइंट बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट और लास्ट है यहाँ पर, RTE एक्ट 2009 के अनुसार आकलन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। बच्चों के सर्वांगीण विकास की, ज्ञान के स्थानीय से वैश्विक पहलुओं को जोड़ना, क्रियाकलापों, खोज और अन्वेषण द्वारा सीखना, बल स्नेही और बाल केंद्रित रीति में सीखना। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही होगा, बच्चों का सर्वांगीण विकास बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा खोज अन्वेषण, जहाँ पर भी देखिए खोज की बात होगी, डिस्कवरी की बात होगी, वो भी बिल्कुल सही होता है। बाल केंद्रित शिक्षा, देखिए चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच आप लोगों को लेकर के चलनी है, तो डी भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। तो कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा, ए, सी और डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ज्ञान के स्थानीय से वैश्विक पहलुओं को जोड़ना, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका कुछ यूज़ नहीं है। RTE एक्ट जो बात करता है वो बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात करता है, चाइल्ड सेंटर अप्रोच की बात करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास आप लोगों की यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।